अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। 1 माह और 21 दिन अटक जेल में कैद रहने वाले चेयरमैन पीटीआई का नेक्स्ट स्टॉप अडयाला साबित हुआ है। चेयरमैन पीटीआई मुल्की सियासी तारीख के चौथे साबिक वजीर आजम हैं जो अडयाला जेल पहुंचे हैं। इससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2 बार और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी एक बार अडयाला की हवा खा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इसी अडयाला जेल के मकीन रहे हैं। यानी चेयरमैन पीटीआई भी बिलाखिर इन सियासी रहनुमाओं की सफ में आ खड़े हुए हैं जिनका मुकद्दर अडयाला जेल ठहरी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अडयाला जेल जहां अपने सियासी मुखालिफिन को रखना चेयरमैन पीटीआई का बड़ा ख्वाब था, आज उसी अडयाला जेल में वो खुद मौजूद है। वो अडयाला जेल का जिसका जिक्र पीटीआई के सियासी तरानों में गूंजता था, आज उसी अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई की मौजूदगी पर पीटीआई नगमा निगारों पर खामोशी छाई है। वही अडयाला जेल कि जो चेयरमैन पीटीआई के नजदीक चोरों और डाकुओं की मंजिल थी, आज वही अडयाला जेल उनकी अपनी मंजिल बन गई है। वही अडयाला जेल के जिसका जिक्र करना चेयरमैन पीटीआई की तकारीर का खासा था, आज उसी अडयाला जेल में उनकी मौजूदगी के चर्चे मुखालिफ कैंप्स में हो रहे हैं। सितम ज़रीफी तो यह है कि वही अडयाला जेल और अडयाला जेल की बैरक भी वही है जिसमें उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ मौजूद थे और चेयरमैन पीटीआई उनकी बैरक से मुंह पर हाथ फेर के एसी और टीवी उतरवाने की बातें किया करते थे। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। 2019 में शायद कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि कभी चेयरमैन पीटीआई जैसा वक्त का वजीर आजम भी अडयाला जेल में कैद होगा। कोई शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सबको एहतसाब की चक्की में पीसने वाला खुद एहतसाब के शिकंजे में आ जाएगा। बड़े बड़े अवामी इज्तिमात में गुरूर और तकब्बुर से चोर चोर और डाकू डाकू का राग अलापने वाला खुद इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जेल में होगा। खैर, वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और वक्त से डरना चाहिए क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आज जब चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से रिलीफ लेकर अटक से अडयाला जेल पहुंचे तो सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या चेयरमैन पीटीआई जेल में वो तमाम सहूलियात हासिल करेंगे जो नवाज शरीफ से वापस लेने की बात कर रहे थे? क्या चेयरमैन पीटीआई को इदराक हो गया है कि ये मकाफात अमल है? क्या वो ये समझ चुके हैं कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और वो रौनक भरा लहजा हरगिज़ पसंद नहीं करता? सवाल तो ये भी है कि आज वो जस्टिस आमिर फारूक जिन पर चेयरमैन पीटीआई और उनके कीपैड वॉरियर्स सोशल मीडिया पर बहतान लगाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, आज जब वो उनकी जानिब से दी गई सहूलियात जिनमें मुशक्कती, मर्जी का खाना, टीवी, अटैच बाथरूम जैसी दीगर तमाम सहूलियात मिल रही हैं, तो क्या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे? पीटीआई का यही तर्ज सियासत उनको इस नौबत तक ले आया है। बतौर जमात उनके कारकुन और रहनुमा उस फर्द के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा हासिल करना हो। अगर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो मालूम होता है कि जस्टिस आमिर फारूक ने 27 में से 26 फैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में मुख्तलिफ मौक़े पर दिए हैं और इन फैसलों को तहरीक इंसाफ आइन और कानून के फैसले मानती है, मगर जो फैसले उनकी ख्वाहिशात के बरक्स होते हैं उन फैसलों पर तनकीद की जाती है। बतौर तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर यह शर्मिंदगी का मकाम है कि उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अपनी कोर कमेटी के जरिए बयानात जारी कराए और ट्विटर पर तनकीदी मुहिम चलाई। सवाल यह है कि क्या कानून तहरीक इंसाफ की ख्वाहिशात का ताबे है या पाकिस्तान के आइन का ताबे है? इसका फैसला कौन करेगा? चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल पहुंचे हैं, मगर उनका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा इसके बारे में यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर उनकी जराइम की फहरिस्त इतनी तवील ज़रूर है कि जान खलासी जल्दी होती दिखाई नहीं देती। सानिया 9 मई खुद इतनी बड़ी चार्जशीट है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर ये अज़्म दोहराया है कि इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अस्करी इदारे के ऊपर अटैक। अनवारुल हक काकड़ क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हर वो मुजरिम जो मुजरिम बन जाए, जो कन्विक्ट हो जाए, उसको जरूर सजा मिलेगी। यही एक नॉर्मल रियासत का फंक्शन है। चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुखालिफिन भी सानिया 9 मई के मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा दोहरा रहे हैं और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून भी शायद इसे इंतखाबी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब जो सीनियर सियासतदान है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 2019 में जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई वक्त के वजीर आज़म थे, आप सूबाई वज़ीर थे, क्या आपने ये सोचा था कि चेयरमैन पीटीआई और ऐसा वज़ीर आज़म जो उस वक्त अपने सियासी मुखालिफिन की जेल से एसी, टीवी और इस तरह की सहूलियात उतरवाने की बातें और मुंह पे हाथ फेर के किया करता था, वो भी इसी अडयाला जेल के अंदर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान लाने वालों, तुम वो
कोल क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते? तो मैं ये समझता हूँ कि मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, ये जो 1.5 साल की नाम नहाद जनाब हकीकी आज़ादी की जंग, फिर 9 मई की जनाब आपकी तहरीक फ़साद फिल अर्ज़, फिर 9 मई के बाद के सारे मामलात, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कौल और फेल में बहुत फ़र्क है। देखें, आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि हाथ फेर के ये चीज़ें बढ़ के लगाना कि अब मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, अब मैं तुम्हें बड़ी सख्ती से पेश आऊँगा, अब मैं तुम्हारी ठंडी मशीन, गर्म मशीन, सारी चीज़ें उतरवा देंगे। और फिर जनाब अगर कोई फैसिलिटेशन होती थी एज़ आ साबिक वज़ीर आज़म या एज़ आ मिनिस्टर या एज़ आ साबिक MNA MPA किसी को, उसके ख़िलाफ़ भी जनाब बयानबाजी भी और फिर प्रैक्टिकली उसको रुकवा दिया जाता था। लेकिन जब अपनी बारी आई तो उस पर फिर आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से साबिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अटक जेल के अंदर एक क्लास की कोई प्रोविज़न नहीं है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान की जेलों में। पाकिस्तान की जेलों में 2 क्लासें होती हैं, बेटर क्लास B क्लास और आम क्लास C क्लास जिसको कहते हैं। और A क्लास का कोई तसव्वुर नहीं है जेल के, प्रिजन के रूल्स रेगुलेशंस और आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन इन्हें A+ जनाब फैसिलिटीज़ पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से दी जा रही। अच्छा, अटक जेल में जहाँ ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहां पे A+ फैसिलिटीज मिल रही थी? नहीं, कोई प्रोविजन नहीं थी। और अब अडयाला जेल के अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक VVIP उनको सारी फैसिलिटीज़ उनकी अपनी डिमांड के ऊपर, उनकी अपनी विल के ऊपर, उनकी अपनी विश के ऊपर, उनकी अपनी तमन्ना के ऊपर, उनके अपने मन के ऊपर जनाब दी जा रही हैं। तो अब आप देख लें, अब इसके ऊपर बात आपने ठीक कही है, आप कोई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, ठीक है जी, और उनको जाके कहे जनाब के पहले जो वज़ीर आज़म कहा करते थे जनाब कि ये तो चोर हैं, ये तो मुजरिम है, ये तो आइन के जनाब आइन शिकन है, ये आइन तोड़ने वाले हैं, ये कानून तोड़ने वाले हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दी जा रही हैं, इनको क्यों इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की अदालतें इस पर देख लें, बाकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने गिरबान में झांक लें, बस इतना ही है। जॉन साहब देखिए, बतौर साबिक सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता, और आप उस दौर में, क्योंकि चेयरमैन PTI जिन दिनों इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अमेरिका से कि ये उतरवाना है, तो उन दिनों, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि उसी बैरक में जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को रखा गया था, अब उसी में इमरान खान साहब को रखा गया है, तो क्या उनकी बैरक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ उस वक्त थी जो उतरवाने की बातें हो रही थी, और आज बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट सिचुएशन नजर आता है, तो उस वक्त क्या था और क्या उतरवाया गया था? अब मेरी बात तसल्ली से सुन लें। नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने भी रज के VVIP जेल काटी है, ये भी सुन लें। अच्छा, वो भी सारी ड्रामेबाजियाँ करते थे जनाब के, ओ जी मैं इस्त्री से, पता नहीं मिस्त्री से इस्त्री करती थी, नहीं, फ्राइंग पैन से, कपड़े इस्त्री करती थी, या फ्राई पैन से, या पता नहीं क्या और क्या और क्या, चूहे जनाब खाते थे, उनको सारी फैसिलिटीज उन दोनों की भी थी, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी है। हाँ, फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके और रुसवाई, जगहसाई, मुआशी बेहयाई और जेल इंतजामिया का डंडा, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए है जो इस नाम नेहाद हकीकी आज़ादी की जंग में खज्जल हो गया, हज़ारों की तादाद में जेलों में है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी जो मूवमेंट थी, जिसको बैरूनी ताकतों का जनाब पूरा सपोर्ट हासिल थी, इसराइली लॉबी की भी सपोर्ट हासिल थी, उनके सिले में बेचारे वो जेलें काट रहे हैं, वो सख्त काट रहे हैं। उनकी माएँ, बहनें, बेटियां जेल के बाहर और थानों में और कचहरियों में खज्जल हो रही है, PTI की खवातीन जेलों में खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए ये हालात हैं। हाँ, लेकिन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी भी जो आपके जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, VVIP मौज मलंगा दी, 10 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, अल्लाह खैर सल्ला। ये अंदर देसी मुर्गी, ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि छोटा चूजा। अच्छा, ये भी सुन ले, देसी मुर्गी भी कोई सही सील कुकड़ नहीं, दरमियाना सा चूजा जिसे कहते हैं, जिसे सही ताकत आती है। जनवान, आपके अटक के अंदर सारे चूजे खत्म हो गए थे, अब आपके अडयाला के इर्द गिर्द की सारी जनाब आबादियों में जनाब चूजे खत्म हो जाएंगे। आपके जनाब देसी मुर्गी की जनाब सूप, देसी मुर्गी का आपका गोश्त, छोटा गोश्त,
देसी घी में तड़का लगा हुआ जनाब देसी मुर्गी, ठीक है, स्वीट डिश आपकी 5 किस्म की, हर किस्म की फैसिलिटी बशक्ति आपको मिल गया, आपको ठंडी गर्म मशीनें मिल गई, क्या क्या नहीं आपको मिल गया। लेकिन आप तो कहा करते थे कि ये तो चीज़ें गलत हैं, ये तो आइन के मुताबिक नहीं है। मैंने जेल काटी ना 8-8 दिन अभी 2 दफ़ा इसी तहरीक के अंदर। आप जाए जेलम जेल और शाहपुर जेल के अंदर, किसी एक फालतू क्या जो जायज़ मेरा एलिजिबल था मैं जिसके लिए, जिस फैसिलिटी के लिए, उसकी डिमांड भी नहीं की, उसकी डिमांड भी नहीं की। मुझे तकिया नहीं मिला, मैं तकिया नहीं मैंने मांगा कि यार मैं अपने ज़मीर के सामने जनाब मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मुझे बुरे हालात के अंदर जनाब 8x10 के जनाब उसके अंदर रखा गया, बिच्छू उधर, कैकरोच इधर, हर किस्म की जनाब वहाँ पर सूरत हाल। मैंने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए से जनाब किसी को डिमांड नहीं किया कि बीइंग अ साबिक मिनिस्टर एंड बीइंग अ साबिक MPA और बीइंग अ जनाब मास्टर डिग्री होल्डर मेरा राइट है बेटर क्लास, मुझे ये चीज़ें दी जाए। मैंने नहीं डिमांड की, क्योंकि पूरी शान के साथ पूरी ग्रेसफुली हमने जनाब ये पूरी जेल काटी। यहाँ तो जनाब अब मैं लफ्ज़ यूज़ करते हुए मुझे आता है कि जाते ही मोशन लगे थे कि ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, वो भी दो, खाना अच्छा दो, रहना अच्छा दो, सहना अच्छा दो, फला अच्छा दो, जैसे अपनी जनाब वो छोटी फूफी के जनाब शादी पे आए हुए हैं। अब ये बात आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये A क्लास कैटेगरी की जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं और जो मेन्यू अभी आपने बताया है, ये मेन्यू तो किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं है। यही मिलता है। मैं, क्योंकि आप मिनिस्टर जेल खाना जात रहे हैं, आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं हो सकता। ये किचन में ये सब चीजें होती हैं वहां पे, और जो साबिक वजीर आजम होता है उसको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। जेलम जेल के अंदर, मुझे जेलम जेल के अंदर दूसरी दफ़ा जब जेल काटी, मैंने खुद जनाब हफ्ते के अंदर 6 दिन मुर्गी मैंने तय करवाई हुई थी अपने दौर के अंदर, बेहतरीन खाना। लेकिन मुझे जान के इंटेंशनली मुझे बड़ा अजीबो गरीब बेजायका बदजायका किस्म का जनाब सालन और नाश्ता और थकी हुई किस्म का जनाब चीज़ें जनाब वो मुझे दी जाती थी। यकीन जाने मैंने कभी नहीं कहा कि यार मुझे कोई बाहर से खाना ला के दो, मुझे घर से खाना ला के दो। मैंने कोई अपने किसी को वकील को कहा रिट दायर कर दो कि मेरे हालात ख़राब हो गए, मैं बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं रोटी नहीं खाता था वहाँ की, खाना नहीं खाता था, लेकिन खाना बाहर से मंगवाने की मिन्नत तरले जनाब अदालतों में जाके या कहीं और नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि यार हम कम से कम जेल काट रहे हैं तो च्यों च्यों म्यों म्यों तो ना करें यहाँ पे हम। तो एक फर्क भी है ना चौहान साहब, लेट मी से दिस, एक फर्क भी है ना। आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की है, बल्कि स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की है, फिर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, मारे भी खाई हैं, और ये सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने ताज़ा है। तो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज का भी फर्क है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वक्त जब आप PTI में थे, तराने थे रोक सको तो रोक लो तब्दीली, और फिर नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, ये वो जो तराने गा रहे थे वो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में आजकल क्योंकि खामोश है खासे, पता नहीं कहाँ है। तराना बड़ा मशहूर है। ये है, देखो आपने एक बड़े अच्छे मैनर में जो है ना एक तंज किया है और बिल्कुल ठीक किया है। देखो बात ये है, जब आप रियासत से टकराएंगे, जब रियासती अदारों से टकराएंगे, जब मुल्क की आवाम को, मुहिब्बे वतन आवाम को, डेडिकेटेड आवाम को, मुहिब्बे वतन कारकुनान को आप एंटी रियासत एक्टिविटीज़ के ऊपर जनाब उकसा के चलाएंगे, आप जनाब मार धाड़, आप कत्लो गारत गरी, गुंडा गर्दी, छीना छपटी, ताइफुल मलूकी, मारा मारी की फ़ज़ा कायम करेंगे, तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट यही आएगा ना, एंड रिज़ल्ट यही आएगा। बाकी कोई समझाता नहीं था, मैं तो समझाता रहा। मैंने तो इनको समझाया कि यार फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों और अदालती इदारों के ख़िलाफ़ ये मार धाड़ जो ना, ये कोई ज़ेब नहीं देती किसी सियासी जमात को। दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू है ना। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 4 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पे हमला किया था ना। आपके जनाब 850 के करीब लोगों को 4 महीनों के अंदर जनाब 2 साल से लेकर 18 साल की सजा हो चुकी है। 4 महीनों में अगलों ने निपटाया। इसको कहते हैं सिविलाइज माशरा, इसको कहते हैं एम्पावर्ड लॉ एनफोर्समेंट और लॉ एम्पावर्ड जना सोसाइटी। इधर तो हालात ही कोई नहीं है। इधर तो जनाब चीफ जस्टिस कहता है गुड टू सी यू, चीफ जस्टिस कहता है ये आपका इंतज़ार था, शुक्र है, अब आने में कुछ देर हुई, शुक्र है फिर भी आए। तो वो इस तरह के गाने गुनगुनाता है। वो जनाब उसको रिलीफ दर रिलीफ देता है। वो उसको जनाब 15-15, 8-8, 10-10 केसेस में रोज़ाना जमानतें देता है। पूरा अदालती सिस्टम पिछले 1.25 साल से
सिर्फ एक फर्द को फैसिलिटेट करने में और उसके मामलात को जनाब वाइंड अप करने पे लगा हुआ है। अजीबोगरीब माहौल है। उधर अमेरिका के अंदर जनाब अगलों ने 4 महीनों में जिन्होंने हमला किया था उनको जनाब निशाने इबरत बना दिया। अच्छा चौहान साहब, इन दिनों हमने एक इस्तेलाह सुनी मदर ऑफ ऑल डील्स की। आपके सोर्सेज तो होंगे अभी भी अटक जेल में भी और फिर अडयाला में भी मिनिस्टर हैं आप, तो क्या आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या कोई मेल मुलाकातें, कोई डील या कोई ढील, कोई ऐसी बात हो रही है किसी जगह पर? यार मौज की है इन्होंने, मौज की है। 5 अगस्त से लेके आज 27 सितंबर तक कोई 1 महीना 21 दिन हो गए मौज हुई है। अब अडयाला जेल के अंदर उस मौज की दूसरी एपिसोड शुरू हो गई है। पूरे सुकून में है, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देसी कुकड़ियाँ खाते हैं, देसी बकरे खाते हैं, देसी घी में नाश्ते आते हैं, अंडे उबले हुए आते हैं, 4 डिशें आती हैं, स्वीट डिश आती है, फ्रूट आता है, हर चीज़ आती है। तो पहले क्या था उनका? तो ना रन थे ना कन, इनका तो वो साथ था। तो घर में रहे या उधर रहे, खाने को ठीक मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको ढील कहेंगे? है ना, हमारी तरह जनाब सूखे चने, सूखे सफेद चने आते थे हमारे पास, तो दाढ़ के नीचे दर्द आ जाता था पहली जनाब जब बुरकी चबाते थे। तो इसके सब के 4 दिन देना तो फिर मैं पूछूंगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। आप पे तो खासा सख्त वक्त गुजरा है। ये जो अभी चेयरमैन पीटीआई को ये ट्रीटमेंट हो रहा है, इसको फिर क्या ढील कहेंगे? और क्या आने वाले दिनों में कुछ डील? मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि चेयरमैन पीटीआई का जो मिजाज है, मतलब यू टर्न मास्टर के तौर पे जाने जाते हैं। सिस्टम के अंदर इतना फ्लॉज है। हाँ। सिस्टम के अंदर इतने फ्लॉज है, इतनी झोल है हमारे मुल्क की बदकिस्मती से कि मुजरिम यहाँ पर हीरो होता है, यहाँ पर जो ज़ीरो है वो हीरो है, जो हीरो है वो ज़ीरो है। फिर इस दज्जाली सिस्टम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। अंदर चीखें निकली होती हैं, बाहर आके कहते हैं नेल्सन मंडेला की तरह डटे हुए हैं। वो कहते हैं हम हिलेंगे नहीं, हम जुलेंगे नहीं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अंदर मिनतों पे मिनते हैं। इससे ज़्यादा और कौन सी मिनते हैं कि आपकी हर रोज़ एक नई पटिशन आ रही है, वकील पटिशन लेके आ रहे हैं, जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये रिलीफ दो, हमें ये फैसिलिटी दो, हमें ये इक्विपमेंट दो, हमें ये रहन सहन दो। ये क्या चीज़ है? ये मिन्नतें तरली होते हैं ना। जेल के अंदर से कोई लाउड स्पीकर लगा के जनाब मीनार पाकिस्तान में 10 लाख बंदा इकट्ठा करके तो नहीं उसने मिन्नतें करनी ना, जो जेल के अंदर है। बाहर आके तो वकील ये बताते हैं, बाहर आके तो वकील ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से दरखास्त वापस ले लें, हमें एक क्लास कैटेगरी नहीं चाहिए। और अगले ही दिन खैर मुंतकिली हो भी जाती है। बाहर आके तो ये बताया जाता है कि वो ये कह रहे हैं मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। असल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझ आ गई थी कि मुझे उसी सेल में रखा जाएगा जिस सेल में नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को रखा गया था। तो वो फिर उन्हें पता था कि वहाँ थोड़ी सी शर्म हया और सारी चीज़ें, और फिर सोचेंगे कि यार जो कंस्पायरेसी हमने की, ठीक है ना। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं पहले दिन से पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पनामा के केस में जो सज़ा हुई थी वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती थी। वो प्री प्लान्ड जनाब उनको नाअहल किया गया था, और फिर जिस प्ली के ऊपर नाअहल किया गया था उस पर हर पाकिस्तानी, सियासतदान तो छोड़ें, हर पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से लेके एफबीआर और टैक्स और इन चीज़ों में छोटी मोटी डंडी लाजमी मारता है। हर पाकिस्तानी, एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मैं दबंग सा आदमी, मैं बात खरी करता हूँ। तो जनाब आपने उसके ऊपर एक शख्स की और एक ख़ानदान की सारी सियासत आपने जनाब ख़त्म कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब उसके लिए तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो उस वक्त कहते ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नहीं यार उनको आने दो मैदान में, उनको जनाब लड़ने दो इलेक्शन। अब वही वाइस वर्सा उल्ट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो 2018 में क्या था? 2018 में फिर कहते ना, फिर कहते अपने मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा केस है और उसके अंदर कॉन्विक्ट हैं। अगर वो वापस आते हैं जैसा कि प्लान बताया जा रहा है 21 अक्टूबर को, तो उनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो वो गिरफ्तारी जस्टिफाइड होगी फिर ये बेबुनियाद केसेस में? ओ भाई ऑब्वियसली होगी। देखो 2 चीज़ें हैं। अभी देखो मैंने एक बात की है वो नवाज शरीफ साहब के हक में की, क्यों कि एग्जैक्ट मेरिट के मुताबिक इस टॉपिक के ऊपर जो बात है वो ये बिल्कुल ये बनती है। अब जो आपने सवाल पूछा है मेरिट के ऊपर जो बनता है वो गिरफ्तार होंगे, और भाई वो गिरफ्तार होंगे बावजूद इसके कि केस 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर साइन करके गए थे।
और सर झूठे सच्चे को बात वो तो अदालत प्रूफ करेगी ना। हाँ। मेरी आज जमानत हुई है जना 4.5 महीने बाद बेल बिफोर अरेस्ट पे, आज अभी घंटा पहले जनाब मुझे जनाब इतला आई, 4.5 महीने 100% झूठा केस था। मैं एक आइन पसंद और कानून पसंद शहरी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी लेवल का वाहिद मैं लीडर था कि जिसने 11 मई को जाके बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। क्यों कि मेरा ज़मीर कहता था भाई जी कि मैं बेगुनाह हूं, मैं इस केस के अंदर नहीं हूं, तो मैंने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को सबमिट करना है और उस प्रोसेस से गुजर के अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। ठीक। तो भाई नवाज शरीफ साहब को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो गिल्टी है या नहीं है। अब तो गिल्टी वो ये हो गया ना कि भाई जी तुसी 8 हफ्ते का कह के गए सो तो 4 साल 4.5 साल गायब रहे हो, आप इसमें इश्तिहारी हो गए, आपके ऊपर तो पीओ लगी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो पहले तो वो सजा भुगतेंगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर आप रियलिस्टिक बात करें तो वो वापस आएंगे तो उनको शालामार बाग की सैर तो नहीं करवाई जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं तो सो बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड, नहीं देती तो फिर अगली कहानी होगी। यानी उनका मामला अदालत के साथ है, अगर Next प्रोटेक्टिव stop बेल कोडेला। लेते हैं। ठीक ठीक। आपको लग रहा है कि वैसे एक ही जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी हो और चेयरमैन पीटीआई भी हो, भाई ये हुस्न इत्तफाक ही होगा अगर ऐसा अच्छा, हुआ तो। मैं दोनों वहां बैठ के सोचे, दोनों वहां बैठ के सोचे कि खुदा का वास्ता हो इस मुल्क का कोई अच्छा होने दो। नवाज शरीफ साहब ने एक जनाब भड़क मारी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इजाजुल हसन, जनाब आसिफ खोसा, साकिब निसार, वो खुदा का खौफ खाओ यार। एक बंदा उनमें से अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, आप बात करते हुए तो सोच लो कम से कम, ठीक। क्या बात क्या कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में कल एक ऐसे केस की समाअत होने जा रही है जो पाकिस्तान की एक नई समत का तयन करेगा। यह केस इस हवाले से भी अहम है जिसको 4 बरस की ताखीर के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसके मुकर्रर होते ही इसके मुद्दई एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए हैं। ये फैज़ाबाद धरना केस की नज़र सानी दरखास्तें हैं जो कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं, लेकिन नज़र सानी दरखास्तें देने वाले जो पटिशनर हैं वो एक एक करके जा रहे हैं। पहले आईबी की तरफ से पटिशन वापस ली गई, आज पेमरा ने पटिशन वापस ले ली है। इस केस का फेट क्या होगा बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पहले आईबी और फिर पेमरा की तरफ से रिव्यू पटिशंस को वापस लेना, फैज़ाबाद धरना केस अब कल समाअत के लिए मुकर्रर है, ये कितना मानी खेज है दोनों पटिशंस का वापस लिया जाना? देखिए, ये जो रिव्यूज दाखिल हुए थे ये उस वक्त हुए थे जब 2019 में ये जजमेंट आई थी, तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ हुकूमत भी मुख्तलिफ थी और वहाँ पे जाहिर है आपको पता ही है कौन लोग थे। तो उसके बाद जो है वो जाहिर है ये रिव्यू उस वक्त उन बुनियादों पे हुआ था। तो रिव्यू का स्कोप जो है वैसे भी आपको पता है कि बहुत लिमिटेड होता है और फिर उसके अंदर ये देखना है कि वो एग्रीड पार्टी कैसे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जब उनको लीगल ओपिनियन मिली होगी कि किस तरह से इफेक्ट होते हैं, इससे बेहतर है कि ये इनके रिव्यूज डिसमिस हो जाए, उससे बेहतर है कि वापस ले लिए जाए। तो ये तो लीगल पोजीशन है, लेकिन जाहिर है कि कल जब इसकी समाअत होगी तो वो पेमरा और आईबी जो है वो बताएंगे कि वो क्यों जो है वो अपने मुकदमा जो है या रिव्यू क्यों लेना चाहते हैं, और अगर रिव्यू जो है वो वापस ले ली जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे। अभी तो ये भी सुना जा रहा है और ऐसे भी इतलात हैं कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से भी जो है वो रिव्यू वापस लेने की शायद बातें और इतलात तो है। जी, मेरा अगला सवाल भी यही होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी तक रिव्यू पिटीशन वापस नहीं ली गई। वो नहीं होती तो जाहिर है जिन्होंने रिव्यू पिटीशंस वापस लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो लीगल ग्राउंड्स क्या हैं वो अदालत के रूबरू रखेंगे, और फिर अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वापस नहीं लेती तो उसको कंटेस्ट करना है तो वो भी उस ज़मीन में दलाइल देंगे। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब इस केस का स्कोप क्या है, यानी रिव्यू पिटीशन सेट हुई, वो इससे इत्तफाक नहीं करते। जो फैज़ाबाद धरना केस रिपोर्ट थी इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर यकीनन उन्होंने इसको रिव्यू करने का फैसला किया, तो अब इसका स्कोप क्या है? क्या अमलदारी होगी? जस्टिस काजी फाइज ईसा को देखने का ये है कि उन्होंने इस रिपोर्ट पर अमलदारी कैसे करानी है, कोई इंस्ट्रक्शंस आएंगी इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक कोई जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट वापस ना ले या तब्दील ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर इन फील्ड रहता है। अब 5 साल से ये ऑर्डर तो फील्ड के अंदर है। अब जो है वो पहले तो 2 रुकनी बेंच था, अब ये जो इस पर बना है ये 3 रुकनी बेंच बना है और बड़ा बेंच बना है। अभी देखना यह है कि अगर किसी का रिव्यू बरकरार रहता है, पहले तो ये देखना होगा कि आया उसमें
जो बेंच जो है वो यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ये भी मुमकिन है कि 2-1 से फैसला हो, क्योंकि ऑथर जज जस्टिस काजी फाइज हैं, उसमें बेंच में 2 और जज साहिबान भी हैं, उनका क्या व्यू होता है, तो फिर उस वक्त सूरत हाल क्या होगी। और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपहेल्ड रखती है अपने इस ऑर्डर को, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद जो है वो ये देखा तो जाएगा, और अदालत पूछ भी सकती है कि जो हमारा ऑर्डर था अगर ये सस्टेन करता है तो फिर उस पर क्या अमल दरामद हुआ है। तो वो एक दूसरा प्रोसेस है, अदालत खुद भी पूछ सकती है, रिट ऑफ सर्सराई जिसको कहते हैं, वो खुद भी पूछ सकती है, और कोई आप या मेरी तरह का कोई दरखास्त गुजार है वो जाके एक कंटेम्प्ट भी डाल सकता है कि जनाब आपके इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इतलात आ रही है कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी रिव्यू पिटीशन वापस ले ले। अगर तमाम रिव्यू पिटीशन वापस ले ली जाती हैं तो फिर भी ऑर्डर इन फील्ड रहेगा, मतलब वो उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं होगा? डेफिनेटली वो तो फिर अगर रिव्यूज वापस ले लिए गए, इसका मतलब है कि जजमेंट को आपने कंसीड किया है, और जब जजमेंट कंसीड हो गया तो फिर उसके आगे इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। जी, ये तो उससे भी बड़ी बात है कि यानी आप इंडोर्स कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो कुछ लिखा गया बेयानी ही लफ्ज ब लफ्ज उस रिपोर्ट के अंदर दुरुस्त था। तो उसके बाद अगला मरहला तो फिर अमल दरामद का होगा, और फिर वो कौन कराएगा? क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर तो रियासत में हैसुल मजमूई और फिर रियासती एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो अगला सवाल ये होगा कि फिर कौन एक्शन कौन लेगा? देखें, उसमें जो है वो जो अगर आप उसको धरना केस जो है वो फैसलाबाद धरना केस पढ़ें तो उसके अंदर 17 के करीब जो है वो मतलब 6 डायरेक्शंस हैं और कुछ डेक्लेरेशंस हैं। उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जो अहम बात थी वो ये थी कि फैसलाबाद धरना केस के अंदर जो उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनको कहा गया था कि अगर जो है वो कोई मुलव्विस है तो कानून के मुताबिक जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि फिर अगर ये जजमेंट इंप्लीमेंट होती है तो फिर लामहला सवाल पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर था, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। वो फिर देखना होगा कि उस बारे में हुकूमत जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। इस पर हुकूमत को मौक़िफ़ इख्तियार, यानी ये हुकूमत को एक्शन लेने का है कि हुकूमत वज़ारत दिफा को डायरेक्शन थी? देखें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके जरिए से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को ये ऑर्डर कहा गया था कि उनको पहुंचाया जाए कि इसको इम्प्लीमेंट करें और इस अंदाज के अंदर करें। जो भी इंक्वायरी करके और जो भी मुलव्विस पाए जाते हैं उनके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो प्रोसीड किया जाए। अगर ये कहा जाए कि उस वक्त की हुकूमत, और क्योंकि उस वक्त की हुकूमत सेम पेज की थी ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या हाइब्रिड रिजीम की बातें हम सुनते थे। देखिए, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना एक ऑर्डर मौजूद है और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तो इम्प्लीमेंट होने हैं, और अगर इम्प्लीमेंट हो गए हैं तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना ही तो सवाल है ना सर। नहीं, ये अभी हमें नहीं पता कि उसके फैक्ट्स क्या हैं। आया वो उस वक्त हो सकता है कि जब ये डायरेक्शन गई हो उस वक्त की जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान है उन्होंने कोई इंक्वायरी इनिशिएट की हो, कोई प्रोसीडिंग्स हुई हो। ये तो उस वक्त पता लगेगा कि जब अदालत जो है वो आगे जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन ना क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती है ना। तो आप क्या देखते हैं कि उस वक्त जो डीजीसी थे जनरल फैज हमीद, उनको तो फिर एलिवेट करके डीजीआईएसआई लगा दिया गया, तो अगर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई होती तो उनको ये एलिवेशन या प्रमोशन तो ना मिलती? हो सकता है कि इंक्वायरी हुई हो, उसमें डीजीसी जो है वो उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना आया हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये हम मफरूजे की बुनियाद पे कोई बात नहीं कर सकते हैं ना। ये जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो फिर फेडरल गवर्नमेंट देखेगी, पूछेगी कि हाँ, अदालत जब पूछती है उनसे कि आया क्या हुआ था, और अगर उसके अंदर वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया हुआ तो डेफिनेटली वो तो फिर अदालत के दरमियान में और उस फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में होंगी ना चीज़ें कि वो किस तरह से उसको देखती है। मुझे सर लास्टली ये बता दीजिएगा, नैब तरामीम के वापस होने के बाद अब ज़ाहिर है दास्तुर ये है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, हर एक का रेफरेंस ओपन हो रहा है। इसहाक डार साहब का भी, पीपल्स पार्टी के यहाँ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। तो ये जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब है, आपको लगेगा, क्योंकि इससे पहले अदालत से भी कुछ शिकवा था कि जी एक तरफा सुने जाते थे, एक तरह के केसेस टेकअप कर लिए जाते थे, रिलीफ मिल जाते थे, तो अब क्या देख रहे हैं कि आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता हुआ देख रहे हैं, या नैब को फिर विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? देखें, ये जो नैब तरामीम का केस है ये डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट क्या अपना व्यू लेता है, क्योंकि ये बड़ा एक पॉइंट होगा कि आया वो उस वक्त जो बेंचेस थे वो तश्कील कानून आने के बाद वो जो बेंचेस तश्कील हो रहे थे और जिस बेंच के अंदर वो फैसला हुआ है, इसी फैसले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ात भी बहुत सारे आए थे, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर कल को
ये बेंचेस की तश्कील का जो तरीकाकार है इसको गैर आईनी कर दिया गया, तो फिर उसके बाद इन फैसलों के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठेंगे और ये हो सकता है ये गैर मौसर भी हो जाए। तो इस बारे में कुछ कहना कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा या नहीं होगा, मेरा और आपका प्रिंसिपल स्टैंस तो यही है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खिदमात के मोतरफ तो पंजाब के अवाम और तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं ही, लेकिन इस बार उन्होंने जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, अगर वो कामयाब रहा तो पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का शुरू से मिशन अवामी खिदमत था, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक किया। खासकर शहर लाहौर की उन्होंने तकदीर बदल कर रख दी। आप लाहौर की किसी भी सड़क पर सफ़र करें, वहाँ पर हुए तरक्याती काम उनकी खिदमात का मुँह बोलता सबूत हैं। सड़कें, पुल, ओवरहेड ब्रिजेस, अस्पतालों की बेहतरी समेत मुतादिद ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मोहसिन आला की खिदमात का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन 2 रोज़ कबल उन्होंने शहर में एक प्लास्टिक रोड का इफ्तिताह करके एक नया ट्रेंड सेट किया है। ये सड़क लाहौर में जिम खाना मॉल रोड से जेल रोड तक बनने वाली ज़फ़र अली रोड पर प्लास्टिक रोड है। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड का मुआयना किया और मयार का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को प्लास्टिक रोड के बारे में सेक्रेटरी तामीरात मवासलात ने प्लास्टिक रोड की अफादियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स ने भी प्लास्टिक रोड के आइडिया के पस मंज़र और तकनीकी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक आपके साथ। प्लास्टिक जो सारा है जो आपका माहौल को ख़राब कर रहा है वो सारा इस्तेमाल हो जाएगा कि अल्लाह करे ये इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ने चाहा तो ये इसके बाद आगे वाले प्रोजेक्ट में आम जो सड़क है वो 6 करोड़ रुपया किलोमीटर आ रही है और ये 2 करोड़ रुपया किलोमीटर। अब प्लास्टिक रोड्स की अफादियत के बारे में बात की जाए तो मालूम होता है कि इसकी लागत आम रोड से इंतहाई कम है। ये प्लास्टिक रोड जो अब बनाई गई है, अगर इसकी जगह पहले जैसी रिवायती रोड बनाई जाती तो इस पर 6 करोड़ से ज़्यादा की लागत आती, लेकिन प्लास्टिक रोड सिर्फ 2 करोड़ में मुकम्मल हुई है। इसके अलावा प्लास्टिक रोड कम से कम 10 साल तक चलती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। प्लास्टिक रोड बारिश के पानी से टूट फूट का शिकार भी नहीं होती और इसकी देखभाल भी की ज़्यादा ज़रूरत, यानी मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे आम बात, इस तरह की रोड्स इस्तेमाल शुदा जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनसे तैयार की जाती हैं। यानी इसमें रिसाइकलिंग का पहलू भी है, जिससे आलूगी को कम करने में मदद मिलेगी और मुज़र सेहत प्लास्टिक का बेहतर यानी यूटिलाइजेशन भी हो जाएगी। इसके लिए हैट्स ऑफ टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उम्मीद है कि ये सक्सेसफुली प्रोजेक्ट रन भी होगा और पूरे पंजाब में इसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। अभी पायलट स्केल पे है और उम्मीद करते हैं कि पूरे पंजाब में इसका दायरा कार भी वसी होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।